बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस एंड इम्बैलेंस का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जो कि इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है, तो उसको हम आज डिस्कस करते हैं। फ्लूइड इम्बैलेंस। If fluid homeostasis is disturbed by pathophysiologic process or other factors such as medication, अगर हमारे सिस्टम का जो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल होम्योस्टेसिस होता है फ्लूइड का, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए किसी भी फैक्टर की वजह से, चाहे वो पैथोफिजियोलॉजिक फैक्टर हो या कोई मेडिकेशन वगैरह की वजह से, तो उस दौरान फिर उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं कि फ्लूइड का इम्बैलेंस हो गया है। अब जो फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाती है तो उसका मेन 2 रीज़न्स है। एक ये कि इम्बैलेंस ऑफ ECF यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की वॉल्यूम जो है ना वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, यानी सेलाइन इम्बैलेंस हो जाते हैं। और दूसरा है हमारे बॉडी का जो फ्लूइड कंसंट्रेशन है वो इम्बैलेंस हो जाता है, तो उस वजह से जिसको हम बॉडी भी बैलेंस वाटर कहते हैं, इम्बैलेंस वाटर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उस दौरान हम कहते हैं कि फ्लूइड इम्बैलेंस हो गए हैं। कॉमन डिस्टर्बेंस इन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। आइसोटोनिक इम्बैलेंस। आइसोटोनिक इम्बैलेंस का क्या मतलब है? जब हमारे बॉडी का जो आइसोटोनिक सिस्टम होता है, जो नॉर्मल सिस्टम है, वो इम्बैलेंस हो जाए, उसमें कोई इम्बैलेंसी आ जाए, तो उसको हम कहते हैं आइसोटोनिक इम्बैलेंस, ठीक है। दूसरा क्या है? ऑस्मोलर इम्बैलेंसिस। ऑस्मोलर इम्बैलेंसिस का ये मतलब है कि कभी कभी जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसमें कोई इम्बैलेंसिस आ जाते हैं, जिसको हम हाइपोटोनिक इम्बैलेंस या हाइपोटोनिक इम्बैलेंस भी कह सकते हैं। फिर हमारे साथ है कंपोजिशनल चेंजेस। कंपोजिशनल चेंजेस भी आते हैं। कंपोजिशनल चेंजेस में क्या क्या आते हैं? आइसोटोनिक इम्बैलेंस आते हैं। आइसोटोनिक में जैसे कि हमारे साथ है हाइपोवोलीमिया। हाइपोवोलीमिया का क्या मतलब है? जब वाटर की कमी आ जाए, डिप्लीशन आ जाए, तो उसको हम हाइपोवोलीमिया कहते हैं। हाइपोवोलीमिया जब वाटर की एक्सेस हो जाए, हमारी बॉडी में वाटर ज़्यादा हो जाए, तो उसको हम कहते हैं हाइपरवोलीमिया। ऑस्मोटिक इम्बैलेंस में हमारे साथ फिर है हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया का क्या मतलब है? जब सोडियम लेवल ज़्यादा हो जाए तो उसको हम कहते हैं कम हो जाए तो हाइपोनेट्रीमिया है। हाइपरनेट्रीमिया जब सोडियम लेवल अपने नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाए। कुछ कंपोजिशनल इम्बैलेंस में ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो कि आप लोग ने रिमेंबर कर सकते हैं। जब हाइपोकैलेमिया हो जाती है तो कैल्शियम का लेवल जो है, पोटेशियम का जो लेवल है वो कम हो जाता है, ठीक है। हाइपोकैलेमिया में, हाइपरकैलेमिया में फिर पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है। हाइपर क्लोरीमा में जो क्लोराइड है उसका लेवल कम हो जाता है, हाइपर में वो ज़्यादा हो जाता है। हाइपोकैल्सीमिया में कैल्शियम का लेवल जो है ना वो कम हो जाता है, और हाइपर में फिर उसका जो कैल्शियम लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है। हाइपोफॉस्फेटेमिया में फॉस्फेट लेवल जो है ना वो कम हो जाता है, जबकि हाइपरफॉस्फेटेमिया में फॉस्फेट लेवल ज़्यादा हो जाता है। हाइपोमैग्नीशियम में जो मैग्नीशियम का जो लेवल है वो कम हो जाता है, जबकि हाइपर में फिर मैग्नीशियम का लेवल ज़्यादा हो सकता है। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर रखिए। आइसोटोनिक इम्बैलेंस। आइसोटोनिक इम्बैलेंस में पर हमारे साथ है हाइपोवोलीमिया और वॉल्यूम डिफिशिएंसी। जब वो वॉल्यूम की डिफिशिएंसी आ जाए, फ्लूइड की वॉल्यूम में डिफिशिएंसी आ जाए, तो तब क्या होना है? हाइपोवोलीमिया इज अ स्टेट ऑफ डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। जब ब्लड की जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मोर स्पेसिफिकली डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ज़्यादातर हम कहते हैं कि ब्लड जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्लाज्मा है उसमें डिक्रीज आ गया है, उसमें कमी आई है, तो उस दौरान हम कहते हैं कि हाइपोवोलीमिया हो गई है, यानी वॉल्यूम की डिफिशिएंसी हो गई है। सिम्टम ऑफ हाइपोवोलीमिया में इंक्लूड कोल्ड हैंड एंड फीट। हाथ और पाँव जो है ना वो कोल्ड होंगे, ठीक है। इसमें कुछ साइन एंड सिम्टम्स है। ये लाइट हेडनेस, जो हेडेडनेस जो है ना वो मतलब उसको ऐसा महसूस होगा कि मेरे ऊपर हेड है ही नहीं, उसको अपना सर जो है ना वो बिल्कुल लाइट महसूस होगा। इनफ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो सकती है। इंक्रीज हार्ट रेट जो है ना वो इंक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम की कमी है। एंड वीकनेस होगी। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसाइट। जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी ECF में वॉल्यूम की डिफिशिएंसी आ जाए तो तब क्या होती है? काजेज ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम डिफिशिएंसी
एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशिएंसी, जीआई लॉसेस हो सकते हैं, यानी जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में कुछ लॉसेस आ सकते हैं। वोमिटिंग हो सकती है जब गैस्ट्रिक इंटेस्टिनल सक्शन हो रही हो, तो उस दौरान डायरिया के साथ भी वोमिटिंग हो सकती है। ठीक है, पेनक्रियाटाइटिस के साथ भी वोमिटिंग वगैरह हो सकती है। पेनक्रियाटाइटिस भी हो सकती है। बाइलरी पिस्टुलस किस चीज़ को कहते हैं? जब किसी दूसरे एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ एबनॉर्मली कनेक्ट हो जाए तो उसको हम पिस्टुला कहते हैं। तो बाइलरी पिस्टुलर ड्रेनेज भी हो सकता है, ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है, एंड स्किन लॉसेज यानी स्किन जो है ना वो भी लॉस हो सकती है, उसमें ड्राइनेस वगैरह आ सकती है। डायफोरेसिस मतलब कि एक्सेस ऑफ पर्सपिरेशन यानी एक्सेसिव स्वीटिंग हो सकती है। एक्सटेंसिव बर्न, अगर किसी जगह जो है ना वो एक्सटेंसिव बढ़ गया हो तो उस दौरान भी क्या हो सकती है, ये जो हमारे साथ जो डिफिशिएंसी वॉल्यूम है यानी वॉल्यूम डिफिशिएंसी आ सकती है, हाइपोवोलीमिया हो सकती है, और फीवर के दौरान भी हाइपोवोलीमिया हो सकती है। तो आप लोगों ने याद रखने हैं कि जीआई लॉसेस अगर हो यानी वॉमिटिंग वगैरह हो गए हो सक्शनिंग के दौरान, या डायरिया, पेनक्रियाटाइटिस के, ये सारे काजेस की वजह से क्या हो सकती है, वॉल्यूम डिफिशिएंसी आ सकती है यानी हाइपोवोलीमिया हो सकती है। फिर हमारे साथ है काजेस ऑफ हाइपोवोलीमिया में, और जो है ना रिनल लॉस की वजह से, फोलीयूरिया की वजह से जो है ना वॉल्यूम डिफिशिएंसी आ सकती है अगर रिनल लॉस ज़्यादा हो जाए। रिनल डिजीज़ में ज़्यादातर ऐसे डिजीज़ होते हैं जिसमें वाटर को मना कर देते हैं कि पेशेंट को वाटर नहीं देना है, तो तब भी हाइपोवोलीमिया में पेशेंट चला जा सकता है। साल्ट वेस्टिंग नेफ्राइटिस, जिसको हम साल्ट वेस्टिंग नेफ्राइटिस सिंड्रोम के दौरान हम क्या करते हैं, वाटर की जो डिफिशिएंसी है वो आ सकती है। डायूरेटिक एक्सेस, अगर डायूरेटिक एक्सेस हो गए यानी डायूरेटिक ज़्यादा खा लिया है पेशेंट ने, तो उस दौरान भी क्या हो सकती है, उसकी जो यूरिन बहुत ज़्यादा होगी तो यूरिन की वजह से उसमें डिफिशिएंसी ऑफ फ्लूइड आ सकते हैं। डायबिटीज़ ग्लाइसूरिया, अगर डायबिटीज़ ग्लाइसूरिया है तो तब भी पेशेंट को ये हाइपोवोलीमिया महसूस हो सकती है क्योंकि उसमें एक्सेसिव यूरिन हो सकते हैं। एडिसन डिजीज़ में भी हाइपोअल्डिस्टेरोनिज्म के दौरान भी क्या हो सकती है, पेशेंट को डिफिशिएंसी ऑफ वाटर आ सकती है। ठीक है, फिर हमारे साथ है अगर मिनिटोल थेरापी का क्या मतलब है? जो मिनिटोल होते हैं ना, ये भी हम डायूरेटिक को ही कहते हैं। तो अगर डायूरेटिक का लिया हो, इसकी थेरापी डायूरेटिक के ज़रिए हो गए हो तो उसको हम मिनिटोल थेरापी कहते हैं। उस दौरान भी हाइपोवोलीमिया हो सकती है। हाई प्रोटीन एलिमिनेशन, जब हाई प्रोटीन एलिमिनेशन होती है तो तब भी उसके साथ हाइपोवोलीमिया कास हो सकती है। अच्छा, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, यानी साइन एंड सिम्टम क्या हो सकते हैं? वीकनेस आ सकती है, फटीग, एनोरेक्सिया, थर्स्टी, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, ये जो माउथ का म्यूकस मेम्ब्रेन होगा वो थर्स्टी होगा या ड्राई होगा। पोस्चर हाइपोटेंशन हो सकती है। पोस्चर हाइपोटेंशन का क्या मतलब है? जब सोया हुआ हो और उठ जाए तो डायरेक्ट ही हाइपोटेंशन हो सकती है, चक्कर आना, डिजीनेस वगैरह। टिकिकार्डिया, डिजीनेस, पुअर स्किन एंड टंग टर्गर, जो टंग टर्गर होती है वो भी पुअर होगी और जो स्किन होती है वो भी पुअर हो सकती है। ठीक है, उसकी जो टर्गिसिटी है वो पुअर हो सकती है। कन्फ्यूजन में बंदा रहेगा। लिथर्जी का क्या मतलब है? थकावट। ओलिगोरिया यानी जो यूरिन है वो कम होगी, लेस देन 30 ml पर हावर। ठीक है, तो ये बहुत कम लेवल है, तो इस वजह से भी ये एक साइन एंड सिम्टम है हमारे साथ हाइपोवोलीमिया की। वीक पल्स, सकन आई बाल, जो आई बाल है वो मुरझाया हुआ हो सकती है, एंड ड्राई कंजक्टिवा। स्लो वेन फीलिंग ग्रेटर देन 3 to 5 सेकंड्स, जो ग्रेटर देन 3 to 5 सेकंड। जो वैन फिलिंग होगी तो वो बहुत स्लो होगी, यानी 3 to 5 सेकंड से भी ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, फॉलिंग वेनस रिटर्न, जो वेनस रिटर्न है तो वो भी बहुत ही मतलब वेनस रिटर्न जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, जो कि हमने बताया। एंड CVP, सेंट्रल वेनस प्रेशर, जो सेंट्रल वेनस प्रेशर है तो वो भी क्या होगी, वो भी सेंट्रल वेनस प्रेशर। ठीक है, तो इससे भी हमें पता चल सकता है कि पेशेंट को हाइपोवोलीमिया हो गई है। एंड फ्लैट जुगुलर वेन, जो जुगुलर वेन होते हैं वो भी बिल्कुल फ्लैट होंगे, तो इससे भी एक साइन एंड सिम्टम है ये भी हाइपोवोलीमिया की।
हाइपोवोलेमिया क्लिनिकल फीचर्स, अब और क्लिनिकल फीचर जो है ना वो कंटिन्यू है, रैपिड वेट लॉस हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल फोरोस एंड टंग पे एक लेयर सा छाले सा आ जाएंगे, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल शेप में, एंड पेट हैप असकन पुंटिनल जो पेशेंट जो चिल्ड्रन होते हैं ना, तो चिल्ड्रन में हेड में एक सॉफ्ट सा जगह होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सामने वाला हेड जो होता है ना फोर हेड में, यहाँ पे सॉफ्ट सी जगह होती है थोड़ी सी, पर बाद में वो वापस हार्ट में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको हम पोनीटेल कहते हैं। तो वो पोनीटेल जो है ना पोटेनेल कहते हैं, पोटेनेल जो है ना वो हमारे साथ सुकन होगी यानी मुरझाई हुई होगी। विद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है ना वो कम है। 2% लॉस, जो 2% लॉस इक्वल टू, अगर 2% लॉस ऑफ वॉल्यूम हो गई है यानी फ्लूइड वॉल्यूम जो है ना वो 2% लॉस हो गई है, तो इसका मतलब माइल्ड डिफिशियंसी है। अगर 5% टू मॉडरेट है, लेकिन अगर 8% टू सीवियर कंडीशन है, तो ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने इसको रिमेंबर रखना है। अच्छा, अब क्या है लेबॉर्ट्री फाइंडिंग। अगर हम लेबॉर्ट्री टेस्ट करना चाहे यानी हाइपोवोलेमिया को हम फाइंड करना चाहते हैं लेबॉर्ट्री टेस्ट के ज़रिए से, तो हम क्या करेंगे, अगर हम टेस्ट करेंगे तो पहले हम हेमाटोक्रेट का टेस्ट करते हैं। हेमाटोक्रेट जो है ना वो हमारे साथ ग्रेटर आएंगे 50 से। जब वो ग्रेटर आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आरबीसी ग्रेटर हो गए हैं। जब आरबीसी ग्रेटर हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि फ्लूइड की वॉल्यूम जो है ना वो कम हो गए हैं, यानी जो आरबीसीज है वो हाई है और फ्लूइड जो है ना वो कम है। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी अबाउ 1.030। यूरिन का जो नॉर्मल लेवल होता है ना, तो वो हमारे साथ उसकी जो ग्रेविटी का नॉर्मल लेवल होता है तो वो हमारे साथ 1.005 से लेकर 1.030 तक ये हमारे साथ एक नॉर्मल लेवल है। जब 1.030 से ग्रेटर हो जाए तो ये भी एबनॉर्मल कंडीशन में चला जा सकता है, और जब 1.005 से कम भी हो जाए तो तब भी एक एबनॉर्मल कंडीशन आ सकता है। तो इसकी ग्रेविटी जो है ना वो बहुत गाढ़ा हुआ होगी, यानी 1.03 से भी इबाव होगी, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत गाढ़ी हुई यूरिन होगी। तो ये भी एक हमारे साथ एक साइन एंड सिम्टम है किस चीज़ का, हाइपोवोलेमिया का। नॉर्मल सीरम, जो नॉर्मल सीरम है Na पॉजिटिव यूजुअली, तो उसको भी हम टेस्ट करेंगे। इंक्रीज सीरम, जो सीरम ऑफ प्रोटीन होती है तो उसको जब हम टेस्ट करेंगे तो वो इंक्रीज आएगी हमारे साथ, ठीक है। और जो BUN का टेस्ट करेंगे तो वो भी हमारे साथ ज़्यादा आएगी, एलिवेट आएगी, यानी जो नाइट्रोजन होती है उसकी नॉर्मल लेवल हमारे साथ 10 है, जब उसका हम टेस्ट करते हैं तो वो 25 तक आ जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा एलिवेट हो गए हो। तो इसका मतलब ये है कि जो फ्लूइड वॉल्यूम है उसकी डिफिशियंसी आ गई है। यूरिन ऑस्मोलरिटी, और यूरिन ऑस्मोलरिटी जो है ना वो ग्रेटर देन 450 होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो यूरिन की ऑस्मोलरिटी होती है वो ज़्यादा हो गई है, जबकि नॉर्मल वॉल्यूम इसका क्या है 50 to 200 है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो गया है और जो सॉल्वेंट है वो कम है, तो हाइपोवोलेमिया हो गई है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपोवोलेमिया। अब हाइपोवोलेमिया की पैथोफिजियोलॉजी क्या है? Due to low blood pressure, the aldosterone and ADH work to absorb water from nephron, but due to deficiency of fluid, marked reduction occur in the central venous pressure (CVP), cardiac output, and inadequate perfusion of most organ. So the most serious problem arises, which is circulatory shock and neurological dysfunction. यहाँ पे बताया गया है कि अगर हमारे साथ हाइपोवोलेमिया हो गई है तो वो किस वजह से हो गई है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो जब हमारे साथ जो अल्डोस्टेरोन एंड ADH की वर्क है ना वो क्या हो जाए, टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम, तो इसकी जो वर्क है ना ये हमारे नेफ्रॉन से सारे वाटर को एब्जॉर्ब कर देती है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो गया है। लो ब्लड प्रेशर की वजह से जो अल्डोस्टेरोन एंड ADH होते हैं, हमारे जो हार्मोन्स है, ये क्या कर देती है, ये सारे वाटर को नेफ्रॉन से एब्जॉर्ब कर देती है। जब वाटर को नेफ्रॉन से एब्जॉर्ब कर देती है तो इसकी वजह से डिफिशियंसी ऑफ वाटर आ जाती है, डिफिशियंसी ऑफ फ्लूइड आ जाती है। जब डिफिशियंसी ऑफ फ्लूइड
आ जाए तो तब क्या होगी, जो सेंट्रल वेनस प्रेशर है वो रिड्यूस्ड होगी, ठीक है, उसमें रिडक्शन आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो भी क्या हो सकती है, वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। हमारा जो परफ्यूजन ऑफ मोस्ट आर्गन है तो वो भी इनएडिक्वेट हो सकती है। और मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इसके साथ क्या आ सकती है, सर्कुलेटरी शॉक एंड न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हाइपोवोलीमिया, हाइपरवोलीमिया। अब नेक्स्ट हमारे साथ क्या है, हाइपो के बारे में तो हमने बताया कि ये क्यों होती है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, साइन एंड सिम्टम क्या है, इसकी काजेस क्या है। अब हाइपरवोलीमिया को डिस्कस करेंगे, उसकी काजेस क्या है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है और ये कैसे होता है, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं हाइपरवोलीमिया। हाइपरवोलीमिया हम किस चीज़ को कहते हैं, जब फ्लूइड ओवरलोड हो जाए तो उस कंडीशन को हम रेफर करते हैं हाइपरवोलीमिया। जब हमारे बॉडी में टू मच ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम हो जाए तो उसको हम कहते हैं हाइपरवोलीमिया। हाइपरवोलीमिया की काजेस फिर क्या है, तो इसके बहुत सारे काजेस हैं। काज ऑफ हाइपरवोलीमिया कैन वेरी एंड सम में इंक्लूड द फॉलोइंग, ठीक है, बहुत सारे काजेस हैं लेकिन कुछ इसमें से भी शामिल है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी हो सकती है अगर वो रिएक्शन कर दे, ठीक है, क्रोनिक लिवर डिजीज़ की वजह से, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कुशन सिंड्रोम में ऐसा होता है कि हमारे साथ जो सोडियम रिटेंशन होता है वो कुशन सिंड्रोम, यूरिनरी सोडियम रिटेंशन होता है, ठीक है। जब यूरिनरी सोडियम रिटेंशन होता है तो हमने बताया कि जहाँ पे साल्ट होगी वहाँ पे वाटर होगी, तो इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा वाटर रिटेंशन होगी। अच्छा, फिर है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, चाहे एक्यूट हो या क्रोनिक हो, ठीक है। एक्यूट फोकल और एम्बोलिक। फोकल और एम्बोलिक का क्या मतलब है, जब कोई मास वगैरह बना हुआ हो किसी ग्लोमेरुलस में या किसी भी किडनी के फाट में, तो उसके ज़रिए से क्या हो सकती है, जो ग्लोमेरुलस का सेल है तो वो थिक हो जाएगा। जब उसमें थिकनेस आ जाएगी तो इसकी वजह से जो एक्सक्रीशन ऑफ वाटर होगी वो जल्दी से नहीं होगी, तो इस वजह से वाटर की जो मकदार है वो ज़्यादा हो सकती है हमारे बॉडी में। अच्छा, पोस्ट इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है हाइपरवोलीमिया, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। इस तरह से हार्ट प्रॉब्लम हो गए, हाइपर अल्डोस्टेरोन की वजह से, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, लंग्स प्रॉब्लम, नेफ्राइटिस, किडनी इन्फ्लेमेशन या सेकेंडरी नेफ्रोपैथी की वजह से। प्रीक्लेम्शिया किस कंडीशन को कहते हैं, जब प्रेगनेंसी के दौरान किसी औरत का बीपी जो है ना वो हाई हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं प्रीक्लेम्शिया, जिसमें बच्चे और माँ दोनों को खतरा हो सकती है। सर्जरी ऑपरेशन कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी ये हाइपरवोलीमिया आ सकती है। अगर किसी सर्जरी में किसी जगह पे गलत कट लग गई है और उससे ब्लीडिंग हो रही हो इंटरनल, तो उस दौरान भी हाइपरवोलीमिया हो सकती है। अच्छा, फिर है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस आर हाइपरवोलीमिया। इसकी काजेस क्या है, तो काजेस इसकी क्या है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है, इसमें और भी काजेस है कि कंजेस्टिव, अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम में एक्सेस आया है तो वो इंट्रा सेलुलर था, ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर में हमारे साथ क्या हो सकते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकते हैं, ठीक है, इसकी काज ये भी है। फिर क्रोनिक रेनल फेलियर हो सकते हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी ये काज हो सकती है। सिरोसिस की वजह से, अगर लीवर में सिरोसिस हो गया है, इंक्रीज अल्डोस्टेरोन और स्टेरॉइड लेवल या स्टेरॉइड या अल्डोस्टेरोन की लेवल जो है ना वो ज़्यादा हो गई है, तो कुशन सिंड्रोम भी इसको हम कहते हैं इस कंडीशन को। और कुशन सिंड्रोम में क्या होती है, जो सोडियम होती है वो ज़्यादा, उसकी रिटेंशन ज़्यादा हो जाती है। जब उसकी रिटेंशन ज़्यादा होती है तो हमने बताया कि जहाँ पे सोडियम होगी वहाँ पे वाटर होगी। एक्सेस सोडियम इंटेक, कोई एक्सेस सोडियम इंटेक कर रहा है तो उस दौरान भी हाइपरवोलीमिया हो सकती है, क्योंकि उसके लिए फिर सिलाइन की एक्सेस भी हो जाती है वहाँ पे रेपिडली, या कोई इंटेक ऑफ एक्सेस सोडियम इंटेक आर रिपिड इन्फ्यूजन ऑफ आईवी सिलाइन। कोई बंदा ऐसा है जो कि एक्सेसिवली सोडियम इंटेक ले रहा है या एक्सेसिवली नॉर्मल सलाइन अपने को लगा रहा है या रेंगलेक्टाइड लगा रहा है, तो इसके साथ क्या हो सकती है, हाइपरवोलीमिया हो सकती है। स्टरवेशन यानी जब अल्बुमिन की जो लेवल होती है वो क्या हो जाए, एल्बुमिन की जो लेवल होती है वो अगर कम हो जाए तो उस दौरान भी ये कंडीशन अकर हो सकता है। ग्लूकोकार्टिकॉइड थेरापी के दौरान भी क्या हो सकती है, उसकी वजह से भी हाइपरवोलीमिया कास हो सकती है।
हाइपरवोलेमिया क्लिनिकल फीचर्स। अब वो क्लिनिकल फीचर इसकी क्या है, जुगुलर वेन डिस्टेंशन हो सकती है, ठीक है। ये हमारे साथ क्या, ये जो रेड किया है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये हाइपोवोलेमिया में हमने बताया कि जो जिगुलर वेन होगी वो हमारे साथ क्या होगी, वो हमारे साथ होगी फ्लैट, ठीक है। और इसमें ये जो हाइपरवोलेमिया है उसमें जो जुगुलर वेन होगी वो डिस्टेंट होगी। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। एलिवेट ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा होगी, और जो पल्स है वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। सीवीपी भी ज़्यादा होगी। डिसिप्निया हो सकती है, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो सकती है। और ऑर्थोपनिया, जब वो कोई लेटा हुआ हो और उस दौरान भी यानी सोते हुए भी उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग महसूस हो सकती है। स्लो एम्प्टिंग ऑफ वेन जो है ना वो बहुत स्लोली एम्प्टी होगी, जबकि उसमें क्या होता था, जो वेन था वो जल्दी एम्प्टी हो सकता था, ठीक है। फिर उसमें फिलिंग की बहुत मसले होती थी। ग्रेटर देन 3 to 5 सेकेंड लेगी। एडिमा हो सकती है, चाहे वो पेरिफेरल हो या फिर बेटल हो, ठीक है। तो इसकी एडिमिया हो सकती है। एसाइटिस हो सकती है, यानी एब्डोमेन में वाटर पिल हो सकती है, ठीक है। ज़्यादा वाटर आ सकते हैं, उसमें एडिमा हो सकती है, उसको हम एसाइटिस कहते हैं। फ्लूलर इफ्यूजन हो सकती है। एपीई हो सकती है। एपीई का क्या मतलब है, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा हो सकती है, ठीक है। फ्लूयूरिया, ज़्यादा यूरिन होना। क्रैकल एंड लंग्स की जो साउंड होगी वो क्रैकल लाइक होगी, ठीक है, जो वाटर्स लाइक होती है। रैपिड वेट गेन, जो वेट गेन है वो बहुत रैपिडली होगी, ठीक है, बहुत जल्दी से वेट गेन करेगा, क्योंकि अंदर जो है ना फ्लूइड की वॉल्यूम ज़्यादा हो गई है। इन्फेंट हु डेवलप हाइपरवोलेमिया हैव बल्जिंग पॉन्टेनल, उसका जो पॉन्टेनल होगा ना, छोटे छोटे बच्चों का जो पॉन्टेनल होता है फोरहेड में, अपर जो फोरहेड है तो उस साइड पे जो पॉन्टेनल होता है तो वो बहुत क्या होगी, बल्जिंग लाइक होगी। जबकि हाइपो में क्या होता था, वो सुकन सा होता था, और इसमें बल्जिंग होगी, बहुत ज़्यादा उसमें फ्लूइड सा भरा हुआ होगा, बहुत ज़्यादा वो एडिमा की तरफ चली गई होगी, नॉर्मल नहीं होगी। फिर हमारे साथ है हाइपरवोलेमिया क्लिनिकल फीचर्स। अच्छा, तो क्लिनिकल फीचर में अगर हम हाइपरवोलेमिया के टेस्टिंग लेबोरेटरी फाइंडिंग करते हैं तो क्या होगा, हमारे साथ जो हेमाटोक्रेट लेवल होगा वो लो आएगा, जबकि हाइपो में क्या आता था, वो हाई आता था। तो इसमें अब लेस देन 38% आएगा, ठीक है। नॉर्मल सीरम एन पॉजिटिव लेवल, लो सीरम प्रोटीन, जो प्रोटीन लेवल है उसमें हाई था, इसमें कम होगा। डिक्रीज BUN, जो BUN है यानी ब्लड यूरिन टेस्ट है, तो वो इसमें कम होगा बिकॉज ऑफ हेमोडाइलेशन, क्योंकि यहाँ पे हेमोडाइलेशन हो गया है। और जो यूरिन होगी, यूरिनरी NA पॉजिटिव जो यूरिनरी सोडियम होगी तो वो भी कम होगी, क्योंकि फ्लूइड ज़्यादा है। जहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा होगी तो वहाँ पे जो सोडियम है वो कम होगी, तब क्योंकि ज़्यादा डाइल्यूशन हो गई होगी। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरवोलेमिया। अब हाइपरवोलेमिया की पैथोफिजियोलॉजी हमारे साथ क्या है, तो दिस फ्लूइड primary salt and water build up in various locations in the body can lead to an increase in weight swelling in the legs and arm, peripheral edema and or fluid इन द एब्डोमेन एसाइटिस। यहाँ पे बताया गया है कि जब हमारी बॉडी में जो सॉल्ट एंड वाटर का लेवल होता है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, वो बहुत बिल्डअप हो जाए, वो बहुत ज़्यादा हो जाए, तो हमारे बॉडी में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में क्या हो सकती है, वेट इंक्रीज हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, आर्म्स में, लेग्स में, ठीक है, पेरिफेरल एडिमा हो सकती है, जो एब्डोमेन है उसमें फ्लूइड फिल हो सकती है, जिसको हम एसाइटिस कहते हैं। इवेंचुअली द फ्लूइड एंटर टू एयर स्पेस, और ऐसा भी हो सकता है कि लंग्स में भी फ्लूइड जो है ना वो एंटर हो सकते हैं, ठीक है, जो एयर स्पेस है उसमें भी जो एयर है वो अंदर हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन की अमाउंट होगी वो डिक्रीज होगी, कैन एंटर द ब्लड एंड काज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जिसकी वजह से फिर डिसिप्निया हो सकती है। फ्लूइड कैन आल्सो कलेक्ट इन द लंग व्हेन लाइंग डाउन एट द नाइट एंड कैन मेक नाइट टाइम ब्रीथिंग एंड स्लीप डिफिकल्टी, ठीक है। तो ऑर्टिपनिया भी हो सकती है, डिसिप्निया भी हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ड्यूरिंग स्लीपिंग, ठीक है, उसको हम ऑर्टिपनिया कहते हैं। तो इसकी वजह से फिर अगर फ्लूइड ज़्यादा हो जाए तो वो लंग्स में चले जाते हैं। जब बंदा लेटा हुआ हो, लाइंग डाउन कंडीशन में हो, तो क्या होगी, उसकी ब्रीथिंग डिफिकल्टी आ सकती है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ Na एंड पोटेशियम। अब सोडियम एंड पोटेशियम का नॉर्मल वैल्यू क्या है, ये पॉइंट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर रखें। तो सोडियम की जो नॉर्मल लेवल है वो 135 से लेकर 145 MEQ है,
मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर मूवमेंट, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ का मूवमेंट के लिए, वाटर मूवमेंट के लिए। और पोटेशियम का जो नॉर्मल लेवल है तो वो 3.5 से लेकर 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, रिमेंबर रखें। हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया किस चीज़ को कहते हैं, जब हमारे बॉडी में सोडियम की जो कंडीशन होती है वो ब्लड में लो हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि सोडियम लो हो गई है, यानी हाइपोनेट्रीमिया हो गई है। हाइपोनेट्रीमिया जो सोडियम लेवल होती है वो लेस देन 135 मिली इक्विवेलेंट होगी, ठीक है, पर लीटर। या अगर हम मोल्स में ले लें या ऑस्मोटिक्स में ले लें तो ये हमारे साथ क्या होगी, लेस देन 280 मिली ऑस्मोटिक पर केजी होगी, ठीक है। तो ये रिमेंबर रखना है कि हाइपोनेट्रीमिया का कंडीशन क्या होगी, जो हमारे साथ नॉर्मल कंडीशन है तो वो क्या है 135 से अबव है। तो यहाँ पे अगर 135 से भी कम हो गया है सोडियम लेवल तो इसका मतलब ये है कि हाइपोनेट्रीमिया कंडीशन अकर हो गया है। लॉस ऑफ सोडियम एंड एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर की वजह से लॉस ऑफ सोडियम हो सकती है। इट इज़ रिलेटेड टू डायल्यूट, क्योंकि ये टू डाइल्यूशन होगी इस दौरान, तो इस वजह से हमारे साथ जो हाइपोनेट्रीमिया है वो अकर हो सकती है। अच्छा, फिर है गेन ऑफ रिलेटिवली मोर वाटर देन साल्ट विल काज हाइपोनेट्रीमिया। अगर हम क्या करें, गेन ऑफ रिलेटिवली मोर वाटर, अगर मोर वाटर हम क्या करें, गेन करें देन साल्ट विल काज हाइपोनेट्रीमिया, तो इसकी वजह से फिर साल्ट में हाइपोनेट्रीमिया अकर हो सकती है, साल्ट की वजह से हाइपोनेट्रीमिया काज हो सकती है। डाइल्यूशन हाइपोनेट्रीमिया, अब डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया किस चीज़ को कहते हैं, डिक्रीज एबिलिटी टू एक्सक्रीट फ्री वाटर affecting circulatory volume, depletion, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और सिरोसिस। यहाँ पे बताया गया है कि अगर हमारे बॉडी का जो एबिलिटी है वो लॉस हो जाए या वो डिक्रीज हो जाए, किस चीज़ का, वो एबिलिटी जो कि फ्री वाटर हमारे बॉडी में मौजूद है उसको एक्सक्रीट करे बॉडी से, या सर्कुलेशन में जितनी भी बॉडी फ्लूइड है तो उसको एक्सक्रीट करे जो कि हमारी बॉडी में फ्री वाटर है यानी फ्रीली मौजूद है, तो वो अगर क्या हो जाए, वो अगर खराब हो जाए वो, तो उस दौरान हमारे साथ क्या अकर हो सकती है, डाइल्यूशन ऑफ डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया का हो सकती है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ डायूरेटिक, अगर कोई एक्सेसिव यूज़ ऑफ डायूरेटिक कर रहा है, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाइपोटोनिक फ्लूइड एंड टैप वाटर इनीमा। टैप वाटर इनीमा का क्या मतलब है, टैप वाटर इनीमा वो इनीमा होती है, ये बिल्कुल नॉर्मल फ्री फ्लूइड होते हैं, फ्री वाटर होते हैं, जो कि रेक्टम के ज़रिए से क्या कर देते हैं, जितनी भी कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स होते हैं ज़्यादातर उनको रेक्टम के ज़रिए से वो इनीमा देते हैं, ठीक है। रिनल फेलियर वाले पेशेंट हो गए, या SIDADH यानी जो क्या कंडीशन होता है, सिंड्रोम इनएडिक्वेट ADH लेवल जब हो जाए, ठीक है, तो उस दौरान भी ये जो हाइपोनेट्रीमिया है वो अकर हो सकती है। अच्छा, डिप्लीशन हाइपोनेट्रीमिया, अब क्या है, ऑस्मोलर एम्बेलेंस है। ऑस्मोलर एम्बेलेंस ऑफ हाइपोनेट्रीमिया या हाइपोऑस्मोलरिटी एम्बेलेंस, तो उसमें क्या होता है, डिप्लेशनल हाइपोनेट्रीमिया होती है। हाइपोनेट्रीमिया अगर डिप्लेशनल हो तो उस दौरान क्या होता है, प्रोलॉन्ग डायूरेटिक थेरेपी विद लो सॉल्ट डाइट, जब कोई ज़्यादा टाइम के लिए डायूरेटिक थेरेपी कर रहा है और उसमें जो सॉल्ट लेवल होती है वो बहुत कम ले रहा है अपने डाइट में, तो उस दौरान डिप्लेशनल हाइपोनेट्रीमिया हो सकती है। एक्सेसिव GI लॉसेस एक्सेसिव हो सकती है, ठीक है, एनजी सक्शनिंग के दौरान, ठीक है, या इरिगेशन ऑफ एनजी ट्यूब विद टैप वाटर, या अगर इरिगेशन ऑफ एनजी ट्यूब कर रहा है यानी एनजी ट्यूब की सफाई कर रहा है टैप वाटर के ज़रिए से, तो उस दौरान भी क्या हो सकती है, जो डिप्लेशनल हाइपोनेट्रीमिया है वो अकर हो सकती है। रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट बॉडी फ्लूइड, जो लास्ट बॉडी फ्लूइड है उसका रिप्लेसमेंट करना फ्रॉम और डायफ्लोरेसिस, हेमोरेज और थर्ड स्पेस ट्रांसडक्शन। थर्ड स्पेस ट्रांसडक्शन यानी जो फ्री स्पेस होती है, एयर स्पेस होती है, तो उसका भी उसको क्या करना, उसको फिल करना या उसमें भी रिप्लेसमेंट कर देना विद ओनली वाटर, सिर्फ ओनली वाटर के ज़रिए, तो उस दौरान हाइपोनेट्रीमिया काज हो सकती है जो कि डिप्लेशनल हाइपोनेट्रीमिया होती है। साल्ट लॉजिंग रिनल फेलियर, साल्ट जो है ना उसकी वजह से, साल्ट लॉजिंग
रेनल पिलियर सॉल्ट की वजह से फिर रेनल पिलियर भी लॉस्ट हो सकती है, ठीक है। एड्रेनल डिफिशिएंसी भी आ सकती है एंड एक्सेसिव वाटर इनटेक साल्ट लॉजिंग रेनल पिलियर, उस दौरान एड्रेनल डिफिशिएंसी एंड एक्सेसिव वाटर इनटेक की वजह से फिर डिप्लीशियल हाइपोनेट्रीमिया हो सकती है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। अब हाइपोनेट्रीमिया का पैथोफिजियोलॉजी क्या है? साइन एंड सिम्टम आर कास्ड बाय स्वेलिंग ऑफ न्यूरॉन आर रिजल्ट ऑफ डिक्रीज ऑस्मोलरिटी ऑफ द ACF यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। तो क्या होता है इसकी साइन एंड सिम्टम में हमारे साथ आते हैं कि जो न्यूरॉन्स होंगे वो स्वेलिंग हो सकते हैं, उसकी स्वेलिंग आ सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, जिसकी वजह क्या है, एज रिजल्ट ऑफ डिक्रीज ऑस्मोलरिटी। इसकी वजह क्या है? डिक्रीज ऑस्मोलरिटी की वजह से हाइपोनेट्रीमिया काज हो सकती है। ACF बिकम टू डाइल्यूट। जो ACF है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो टू डाइल्यूट होंगे। ICF को मोर कंसनट्रेशन, जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो मोर कंसनट्रेटिंग होगी, ठीक है। इस दौरान ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि जो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपोनेट्रीमिया है तो क्या है कि ECF जो है ना वो टू डाइल्यूट होंगे और जो ICF है वो टू कंसनट्रेटेड होंगे। वाटर मूव इनटू सेल बाय ऑस्मोसिस, और वाटर जो है ना वो मूवमेंट करेंगी ऑस्मोसिस के जरिए से सेल के अंदर। हाइपोनेट्रीमिया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अब क्या है, क्लिनिकल फीचर्स है क्या है? तो साइन एंड सिम्टम्स में शामिल है हमारे साथ जो सीरम का लेवल होगा तो वो क्या होगी, वो हमारे साथ हाइपोनेट्रीमिया है यानी जो सोडियम है वो कम होगी, ठीक है। 125 से भी कम होगी, 125 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से भी कम होगी। एनारोक्सिया होगा, भूख न लगना, इम्पेयर टेस्ट होगी, उसका जो टेस्ट होगा वो भी कुछ गड़बड़ सा होगा एंड मसल्स क्रैम्प हो सकते हैं। सीरियम जो सीरियम का Na पॉजिटिव यानी सोडियम का जो नंबर होता है नॉर्मल तो वो 115 अच्छा, सोडियम का जो लेवल होगा तो वो 115 से 120 मिली इक्विवेलेंट तक होगा। तो अगर इतना है तो इस दौरान क्या हो सकती है, हेडेक हो सकती है, ठीक है। पर्सनालिटी चेंजेस आ सकते हैं, वीकनेस आ सकती है, वीकनेस होगी, पेशेंट को वीकनेस महसूस होगी, लेथर्जी, थकावट, नाज़िया, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल क्रैम्प। अगर सीरम का सोडियम का जो लेवल है वो 115 से भी कम हो गया है तो तब क्या होगी, सीजर होगी, कोमा होगी, डिमिनिश रिफ्लेक्स होगी, ठीक है। लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए हम क्या, उसका जो लेबॉर्ट्री टेस्ट आएगा तो वो क्या आएगा, तो उसमें हमारे साथ जो ऑस्मोलरिटी है वो लेस देन 280 होगी, ठीक है। 280 मिली ऑस्मो पर केजी होगी, ठीक है। ये जो ऑस्मोलरिटी का यूनिट है ऑस्मो, तो ये हमारे साथ क्या होगी, इसकी जो यूनिट होगी ऑस्मोलरिटी ड्यूरिंग हाइपोनेट्रीमिया तो वो क्या होगी, लेस देन 280 मिली ऑस्मो पर केजी होगी। फिर हमारे साथ जो सोडियम का लेवल होगा तो वो 135 से कम होगा, ठीक है। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ना वो लेस देन 1.004 होगा एंड यूरिन ऑफ सोडियम इज़ लो। जो सोडियम यूरिन में जो सोडियम लेवल होगी तो वो लेस देन 10 होगी, ठीक है। तो ये भी हमारे साथ क्या है, हाइपोनेट्रीमिया का क्लिनिकल पिक्चर्स है। चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।